आज दिल्ली के 77% हिस्से पर वक्फ बोर्ड अपना क्लेम करता है। दिल्ली हाई कोर्ट भी वक्फ प्रॉपर्टी के अंडर आती है। हमारे नए संसद भवन की जमीन भी वक्फ प्रॉपर्टी का हिस्सा है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, ये सभी वक्फ की जमीन पर हैं। यहां तक कि मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया की जमीन को भी वक्फ बोर्ड क्लेम करता है। और यही क्लेम करते करते आज वक्फ बोर्ड के पास भारतीय डिफेंस और रेलवेज के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज है। मोदी सरकार ने अपने तीसरे टेन्योर में एक बार फिर बड़े फैसले लेने की शुरुआत कर दी है और इस बार उनकी नजर है देश के तीसरे सबसे बड़े जमीन के मालिक वक्फ बोर्ड पर। अभी लगभग 3 महीने पहले माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पेश किया, जिसके तहत 1995 से चले आ रहे वक्फ लॉ में कुछ जरूरी बदलाव किए जाएंगे। और जैसे ही ये बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ, पूरे सदन में विपक्षी और मुस्लिम नेताओं ने हंगामा कर दिया। हालांकि इतने हंगामे के बाद भी 8 अगस्त को ये संसद में पेश हुआ और इसको लेकर 31 मेंबर्स की एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई, जिसमें 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा एमपीज हैं। इसमें AIMIM चीफ ओवैसी और कांग्रेस MP इमरान मसूद का भी नाम था। हालांकि जेपीसी को अपनी रिपोर्ट नवंबर के अंत में जमा करनी थी, लेकिन अब इसका ड्यूरेशन बढ़ाकर पार्लियामेंट के विंटर सेशन के आखिरी दिन तक कर दिया गया है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये वक्फ अमेंडमेंट बिल है क्या? क्या सरकार इसके जरिए मुस्लिमों की पवित्र जमीन को हथियाना चाहती है? आखिर वक्फ का मतलब क्या होता है और क्या है इसका पूरा इतिहास? तो आइए आज की इस वीडियो में वक्फ की वो कहानी जानते हैं जिसकी शुरुआत पंडित नेहरू ने 1950 के दशक में मुस्लिमों के हित को ध्यान में रखते हुए की थी। वक्फ यानी एक ऐसी संपत्ति जो अल्लाह के नाम पर कर दी गई हो या फिर जिसका इस्तेमाल बस धार्मिक काम या फिर चैरिटी के लिए किया जा सके। अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो हालांकि इसके बारे में सीधे तौर पर तो कुरान में नहीं लिखा हुआ है, पर इसके चैप्टर 3 वर्स 92 पर एक बात लिखी हुई मिलती है। यू विल नेवर अचीव राइटियसनेस अंटिल यू डोनेट सम ऑफ व्हाट यू चेरिश एंड व्हाटएवर यू गिव इज सर्टेनली वेल नोन टू अल्लाह। इसका मतलब है जब तक तुम अपनी बेहद प्यारी चीजों में से कुछ दान नहीं करोगे, तब तक तुम कभी भी नेकी हासिल नहीं कर पाओगे और जो कुछ तुम देते हो अल्लाह को वो अच्छी तरह से मालूम है। तो हम इस बात से मान सकते हैं कि खुद अल्लाह भी चाहते हैं कि आप यानी कि मुस्लिम्स गरीबों की भलाई के लिए और अपने धर्म की सुरक्षा के लिए चीजें दान करें, और यहीं से आया है वक्फ। वहीं इसके पीछे एक और कहानी भी है जो काफी फेमस है और जूइश यानी यहूदियों के इतिहास से जुड़ी हुई है। जी हाँ, आज मुस्लिम जिन जूइश से नफरत करते हैं, एक समय ऐसा था जब इनमें काफी अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। तो एक जूस जिनका नाम मुखैरिक था, उनके पास 7 बगीचे हुआ करते थे जिनमें 600 खजूर के पेड़ हुआ करते थे, और इन्होंने पैगंबर मोहम्मद को अपने मरने के बाद इस खजूर के बगीचे को दान करने के लिए कहा था। जब इस दान के 4 साल बाद उनकी मौत हुई तो इन्हीं खजूरों के बगान से मदीना के गरीबों की मदद की गई। यानी कि मुखैरिक के मरने के बाद खुद पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस बगीचे को अपने कब्जे में ले लिया और इसे मदीना के गरीबों के लिए वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। तो इस तरह वक्फ की शुरुआत हुई और तभी से इस्लाम में वक्फ के तहत अपनी चल अचल संपत्ति दान करने की प्रथा शुरू हुई। दरअसल वक्फ के तहत एक मुस्लिम अपनी किसी भी संपत्ति को रिलीजियस या चैरिटी के मकसद से दान कर सकता था, और एक बार वो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ घोषित कर देता तो फिर इसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह की हो जाती, या फिर यूं कहें कि वक्फ की हो जाती, जिसका इस्तेमाल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को चलाने में, कब्रिस्तान के मेंटेनेंस के लिए, गरीबों को घर देने में, जरूरतमंदों को दवाई देने और धार्मिक कार्यों में किया जा सकता था। वहीं वक्फ में डोनेट करने के लिए इस्लाम में कुछ शर्तें भी थी, जैसे कि वक्फ में सिर्फ प्रॉपर्टी ही नहीं बल्कि कोई भी संपत्ति जैसे कि किताबें, पैसे, कंपनी के शेयर्स और खाली जमीन भी दी जा सकती थी। एक मुस्लिम बस उसी प्रॉपर्टी को वक्फ में दे सकता था जो कि उसकी अपनी हो। इसके साथ साथ अगर उसने किसी से कर्ज ले रखा हो तो ऐसे में उसे अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को देने की इजाजत नहीं थी। और सबसे आखिर में जो खास बात है कि वक्फ में सिर्फ एक मुसलमान ही दान दे सकता था, और इसके लिए उसकी दिमागी हालत ठीक होनी चाहिए और उसका अडल्ट होना जरूरी था। यानी कि कुल मिलाकर वक्फ की शुरुआत एक नोबल कॉज के मद्देनजर की गई थी। इसका मकसद गरीब लोगों का भला करना, उन्हें रोटी कपड़ा मकान दिलाना और अपने धर्म की रक्षा करना था। लेकिन वक्त के साथ ही अपने खास मकसद से ही भटक गया। अब आइए इस बात के बारे में जानने से पहले वक्फ और वक्फ बोर्ड तथा इससे जुड़े अपीजमेंट पॉलिटिक्स की कहानी भी जान लेते हैं। अगर भारत की बात करें तो यहाँ वक्फ की पहली रिकॉर्डेड हिस्ट्री 1185 के आसपास मिलती है, जब मोहम्मद गौरी ने पंजाब पर कब्जा करने के बाद पहली बार वक्फ किया था। और इसके बाद 1206 में उसकी मौत के बाद जब भारत में गुलाम वंश की शुरुआत हुई तो इसमें आए मुस्लिम रूलर्स ने इस पूरे सिस्टम को संस्थागत कर दिया। वहीं इसके बाद दिल्ली सल्तनत के वक्त भी वक्फ प्रॉपर्टी में काफी बढ़ोतरी हुई और आज बदायूं में मीरा मुल्लिन की कब्र, बिलग्राम में ख्वाजा मजद अल दीन का मकबरा,
अजमत तोला में लाल पीर की दरगाह और असीवा में गंजे शहीदा भारत में मौजूद सबसे पुरानी वक्फ प्रॉपर्टीज में से एक हैं। दोस्तों, ये तो हो गई आजादी के पहले के वक्फ की कहानी। आइए अब पोस्ट इंडिपेंडेंस भारत में वक्फ की कहानी जान लेते हैं। आजादी के पहले ब्रिटिश काल में वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए अंग्रेजों ने साल 1913 में वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट इंट्रोड्यूस किया था। क्योंकि 1947 में अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए थे और यहाँ जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सरकार बन चुकी थी। ऐसे में नेहरू ने एक नए सिरे से वक्फ बोर्ड को फॉर्म करने की योजना बनाई और इसके तहत साल 1954 में पहली बार भारत की संसद में वक्फ एक्ट 1954 पास हुआ, जिसका एम था वक्फ प्रॉपर्टीज को मैनेज करना और हर राज्य में एक स्टेट वक्फ बोर्ड की स्थापना करना। इसके बाद फिर साल 1964 में स्टेट वक्फ बोर्ड्स की देखरेख के लिए वक्फ एक्ट 1954 के सेक्शन 9 के तहत सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल वक्फ काउंसिल की स्थापना की गई और इसको स्टेट वक्फ बोर्ड्स की परफॉर्मेंसेस पर नजर रखने का काम सौंपा गया। हालांकि 1954 के वक्त वक्फ को इतनी पावर्स नहीं दी गई थी कि खुद को इतना शक्तिशाली और बड़ा बना पाए। ये पावर्स उसे तब मिली जब साल 1995 में पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री रहते उस वक्त की सरकार ने वक्फ को अंधाधुंध पावर्स ट्रांसफर की। आखिर ऐसी कौन सी शक्तियां दी गई थी इसको, आइए जानते हैं। कल्पना कीजिए कि आप जिस जगह पर रह रहे हैं, जहां अभी तक आपके सारे पूर्वज रहते आए थे, वहां अचानक कोई आए और आकर अपना अधिकार जताने लगे, यानी कि कहे कि आप जिस जमीन पर रहते हैं वो मेरी है। ऐसे में आपका क्या रिएक्शन होगा? बेशक आप बोलेंगे कि ऐसे थोड़े ना होता है, ऐसे कैसे मेरी जमीन पर कोई अपना हक जमा सकता है, मैं इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करूंगा। आप कहेंगे मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाऊंगा, हाई कोर्ट जाऊंगा और इससे भी बात नहीं बनी तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। पर अगर मैं कहूं कि यहां इनमें से कोई भी संस्था आपकी मदद नहीं कर सकती और आपको अपनी जमीन से हाथ धोना ही पड़ेगा। जानता हूं कि आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा, पर मेरी इन बातों में 1% भी झूठ नहीं है। आज अगर कहीं वक्फ बोर्ड आपकी किसी जमीन पर अपना हक जता देती है तो ऐसे में आपको पुलिस कचहरी न्याय नहीं दिला सकती। इसके लिए आपको उनके ही ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाना होगा और अपनी ही जमीन के अपनी होने का प्रूफ देना होगा। ये पावर है आज इंडिया में वक्फ बोर्ड की। दोस्तों, मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, ऐसी कई घटनाएं रियल में घट चुकी हैं। हुआ ये कि एक बार तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में एक गांव में वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि गांव की करीब 100 एकड़ जमीन उसकी संपत्ति है। तो इसको लेकर गांव के लोग जो वहां पीढ़ियों से रह रहे थे, उन्होंने वक्फ के इस दावे का विरोध किया और कहा कि ये जमीन उनके पूर्वजों की है। एक्चुअली उन्हें बात तब पता चली जब उन्होंने अपनी जमीन का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहा। तब उनको पता चला कि ये पहले से ही वक्फ बोर्ड के नाम दर्ज है। WF का कहना था कि ये जमीन 18वीं शताब्दी में वक्फ की गई थी, जबकि गांव वाले इसको पूरा फर्जीवाड़ा बता रहे थे। इसके बाद इस मामले ने पूरे देश में एक तूल पकड़ लिया। कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक एक बहस और तनाव बढ़ गया। गांव वाले इसको अपनी आजीविका के लिए जरूरी बताते हुए न्याय की मांग कर रहे थे, जबकि वक्फ बोर्ड अपने दावे पर कायम था और आज भी ये मामला कोर्ट में है। पर आखिर दोस्तों, मैं ये कहानी आपको क्यों सुना रहा हूं? इसके पीछे का कारण है वक्फ बोर्ड एक्ट 1995। यही वो एक्ट है जिसमें पीवी नरसिम्हा राव ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के तहत वक्फ को इतना पावरफुल बना दिया कि आज भी सुप्रीम कोर्ट तक इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। पर आखिर इस अमेंडमेंट एक्ट में ऐसा क्या था? वक्फ अधिनियम 1995 के तहत अगर एक बार किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया तो हमेशा के लिए वक्फ की हो जाएगी। किसी भी वक्फ की प्रॉपर्टी से जुड़ा मामला सिविल कोर्ट में आप नहीं ले जा सकते और सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही इसको चुनौती दी जा सकती है और वहां भी आपको सही प्रूफ दिखाना होगा और ये उस कोर्ट पर डिपेंड करता है कि वो आपकी बात मानती है या नहीं। अगर वो आपकी बात नहीं मानती है तो फिर आप कहीं और अपील कर ही नहीं सकते। इस एक्ट के तहत वक्फ किसी भी संपत्ति को, किसी भी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर सकता है अगर उसको ऐसा लगता है कि वो प्रॉपर्टी कभी अतीत में, इतिहास में उसके तहत रही थी। इस बोर्ड को ये राइट भी दिया गया है कि वो वक्फ प्रॉपर्टी पर से किसी भी अवैध कब्जे को हटाने के लिए कार्रवाई कर सकता है। इसके लिए उसे किसी अदालत की अनुमति की जरूरत नहीं है। वक्फ बोर्ड खुद ये तय करता है कि उसकी प्रॉपर्टी से होने वाली जो आमदनी है, जो इनकम है, उसको कहां कैसे खर्च किया जाए। इसको सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के रिलीजियस, एजुकेशनल और सोशल वेलफेयर के लिए ही यूटिलाइज किया जा सकता है। और उस वक्त सरकार का जब इतने से भी मन नहीं भरा तो फिर वक्फ एक्ट 2013 उसके बाद लाया गया, जिसमें वक्फ को और भी ज्यादा पावर्स दे दी गई। इसी वजह से आज ये पूरे देश में जगह जगह अपनी प्रॉपर्टीज को क्लेम करता हुआ घूम रहा है।
दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज वक्फ बोर्ड दिल्ली के 77% हिस्से पर अपना क्लेम करता है। दिल्ली हाई कोर्ट भी वक्फ प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती है। हमारी नई संसद भवन की जमीन भी वक्फ प्रॉपर्टी का हिस्सा है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, ये सभी वक्फ की जमीन पर है। मुकेश अंबानी का घर अंटिलिया भी वक्फ क्लेम करती है और यही क्लेम करते करते आज वक्फ बोर्ड के पास भारतीय डिफेंस और रेलवेज के बाद सबसे अधिक प्रॉपर्टी है। एक डेटा की माने तो आज वक्फ बोर्ड के पास 8,54,509 प्रॉपर्टीज हैं, जो कि 8 लाख एकड़ में फैली हुई है। और जैसा कि इसका इस्तेमाल कम से कम मुस्लिमों की भलाई के लिए किया जाना चाहिए था, लेकिन रिपोर्ट्स कुछ और ही कहानी बयां करती हैं। कानून के मुताबिक वक्फ प्रॉपर्टीज को कभी भी बेचा नहीं जा सकता है। बावजूद इसके कई रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है कि इसे इलीगली बेचा जा रहा है। इतनी जमीन और प्रॉपर्टीज होने के बावजूद आज लाखों मुस्लिम गरीबी रेखा के नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इतने सारे संसाधन होने के बावजूद भी उन्हें रहने के लिए वक्फ बोर्ड एक छत तक देने में सक्षम नहीं है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए और वक्फ बोर्ड में चल रही धांधलियों को रोकने के लिए इसकी अनवांटेड पावर्स को वापस लेने के मकसद से ही वर्तमान सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 लाने की घोषणा की है, जिसको लेकर ये सारा बवाल मचा हुआ है। आखिर इस अमेंडमेंट के तहत क्या वक्फ बोर्ड की सारी शक्तियां छीन ली जाएंगी, या ये बिल बस वक्फ में चल रही गड़बड़ियों को सुधारने के उद्देश्य से लाया जा रहा है? आइए वीडियो के आखिर में इसके बारे में जानते हैं। अगस्त 2024 में मोदी सरकार ने जिस वक्फ अमेंडमेंट बिल को पेश किया है, उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स इस तरह से हैं। पहला है वक्फ प्रॉपर्टीज की सही और एक्यूरेट जांच और पैमाइश वगैरह सुनिश्चित करना, ताकि फर्जी दावे और डिस्प्यूट्स कम से कम हो। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सिर्फ लीगल प्रॉपर्टीज को ही वक्फ प्रॉपर्टी के रूप में दर्ज किया जाए। दूसरा, अमेंडमेंट बिल के जरिए इस बात को सुनिश्चित करना कि वक्फ बोर्ड प्राइवेट या सरकारी प्रॉपर्टीज पर फर्जी दावा नहीं कर सके। किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने से पहले उसकी सही जांच और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना जरूरी किया गया है। वक्फ ट्रिब्यूनल को और ज्यादा जिम्मेदार और न्यूट्रल बनाने के लिए इसमें सुधार किए गए हैं। यह इंश्योर किया गया है कि ट्रिब्यूनल के फैसले बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और सभी इन्वॉल्व पार्टीज के सुनने के बाद ही लिए जाएं। पर्सनल प्रॉपर्टीज के मालिकों और सरकारी संस्थाओं को यह अधिकार दिया गया है कि वे वक्फ प्रॉपर्टीज पर फर्जी दावों के खिलाफ उचित कानूनी प्रक्रिया का सहारा ले सकें। यह भी इंश्योर किया गया है कि वक्फ प्रॉपर्टीज से हुई इनकम को सिर्फ रिलीजियस और सोशल कॉजेज के लिए ही खर्च किया जाए। यदि किसी गैर मुस्लिम की संपत्ति को वक्फ घोषित किया जाता है तो उनके पास ट्रिब्यूनल के बजाय सिविल कोर्ट में अपील करने का अधिकार होगा। इससे न्याय प्रक्रिया में बैलेंस और ट्रस्ट बढ़ेगा। ऐसी वक्फ प्रॉपर्टीज जो हिस्टोरिकल या कल्चरल हेरिटेज से जुड़ी हुई हैं, उनके कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के लिए इस बिल में कई खास प्रावधान ऐड किए गए। यानी कि कुल मिलाकर आज तक वक्फ बोर्ड जितनी आसानी से अपनी हड़पने की नीतियों के थ्रू किसी भी जमीन को अपने नाम करता जा रहा था, कानून में यह नया बदलाव उसको ऐसा करने से रोकेगा। इसके अलावा गैर मुस्लिमों को अपनी संपत्तियों पर फर्जी दावों के खिलाफ सिविल कोर्ट में अपील का अधिकार भी मिलेगा, जिससे उनके अधिकारों की रक्षा होगी और वक्फ अपनी संपत्तियों से होने वाली इनकम का यूज सही मकसद के लिए करेगा, जिससे इसका सीधा फायदा समाज को मिलेगा। तो आखिर में यह कहना गलत नहीं होगा कि इस कहानी की शुरुआत एक आम सवाल से हुई थी कि क्या सरकार मुस्लिमों की पवित्र जमीन को हथियाना चाहती है, और इसका जवाब ढूंढने के चक्कर में हम वक्फ कानून और वक्फ बोर्ड के इतिहास में गहरे उतर गए। शुरुआत में एक दान देने की परंपरा से लेकर भारतीय राजनीति में इसका स्थान और बढ़ती ताकत की यात्रा ने हमें यह सिखाया कि वक्फ सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। वक्फ बोर्ड के पास आज इतनी शक्तियां हैं कि जिनको मिसयूज किया जा सकता है। इसके बावजूद उस पर कोई भी कानूनी दावेदारी करने के लिए लोगों को सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल तक ही सीमित रहना पड़ता है। यही वो ताकत है दोस्तों, जिसने कई मामलों में न्याय के दरवाजे ही बंद कर दिए। सरकार की तरफ से किए गए बदलाव का मकसद इन पावर्स को फिर से बैलेंस करना है, लेकिन इस बदलाव को लेकर जो हंगामा और खिलाफत हुई है, वो बताता है कि ये मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि भावनात्मक और सांप्रदायिक भी है। आज वक्फ कानून के बदलाव पर जो बहस हो रही है, वो सिर्फ जमीन के अधिकार की नहीं है, बल्कि भीतर तक फैल चुकी एक सोच, राजनीति और समाज के आपसी ताने बाने की लड़ाई बन चुकी है। इसलिए जब हम वक्फ बिल 2024 की बात करते हैं, तो ये सिर्फ सरकार के लिए एक कानूनी कदम नहीं है, बल्कि पूरे देश की सामाजिक समरसता के लिए एक अहम मोड़ भी हो सकता है। अब सवाल ये भी कायम है कि क्या ये बदलाव मुस्लिम कम्युनिटी के फायदे में होंगे या फिर इससे नए विवादों की शुरुआत होगी। इस समय
हमें ये समझने की भी जरूरत है कि सिर्फ राजनीतिक फैसले ही नहीं बल्कि समाज की सहमति और विश्वास भी ऐसे बदलावों की सफलता की कुंजी हो सकती है। वक्फ कानून और उसके संशोधन की पूरी कहानी हमें यही सिखाती है दोस्तों कि इस तरह के फैसले समाज के हर पहलू को प्रभावित करते हैं और अगर सही वक्त पर इस तरह के कड़े फैसले नहीं लिए गए तो इसके नतीजे बहुत दूरगामी हो सकते हैं। आखिरकार ये केवल वक्फ बोर्ड और उसकी संपत्तियों का मामला नहीं है बल्कि एक ऐसे देश की कहानी है जहां संविधान, धर्म और राजनीति का तालमेल हर फैसले में अहम भूमिका निभाता है। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, इसके आगे के अध्याय का हमें इंतजार करना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे और भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देख सकें। धन्यवाद।